हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 54, जिसमें जीके जीएस साइंस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूछा गया आपसे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? पूछा गया आपसे, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जो कि निम्नानुसार हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम के साथ होती है तथा अंत यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? पूछा गया आपसे, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि पर 12 अगस्त 1765 को हस्ताक्षर किए गए और इसमें शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पूछा गया आपसे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मजेंटा लाइन पर। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं डीएन पटेल अर्थात धीरू भाई नारायण भाई पटेल। 6, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पूछा गया आपसे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग से वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी तथा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी अभी आपको जबलपुर से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है, बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। बाइलाकुप्पे मठ
भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? पूछा गया आपसे, यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पद रिक्त होने के बाद उस पद पर उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति अनुच्छेद 65 प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो अधिकतम सीमा होती है वह 6 माह होती है। 6 माह के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी और आच्छादन को पृथक करता है? पूछा गया आपसे, कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट और मेटल को पृथक करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मोह। पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें होती हैं, भूपर्पटी, मेटल तथा कोर, और भूपर्पटी और मेटल को मोह के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। VRML का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। तीसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे, तीसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत परिपथ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? पूछा गया आपसे, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक हैं। क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में एक ही फ्लाइट में 288 दिन अंतरिक्ष में रहकर इतिहास रचा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? पूछा गया आपसे, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1.74 × 10⁻6 मीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो यह सारी चीज़ें आपको चंद्रमा के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पूछा गया आपसे, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था और इसकी जो कालावधि है वह 1956 से 1961 तक थी। वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। विक्रम पुरस्कार में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? पूछा गया आपसे, विक्रम पुरस्कार में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1 लाख रुपये। विक्रम पुरस्कार में 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? पूछा गया आपसे, किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल देश ने। पुर्तगाल देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और पुर्तगाल के आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है, जैसा कि वहाँ के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश से संबंधित हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी पुर्तगाल देश से ही हैं। तो यह सारी जानकारी आपको पुर्तगाल से संबंधित याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? पूछा गया आपसे बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पीएम हैं इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम यदि आपसे पूछा जाता है तो वह है सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि गुजरात में है और इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लामफोंटेन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। तो यह जानकारी भी आपको दक्षिण अफ्रीका से संबंधित याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? पूछा गया आपसे ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, C4H10 ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र है। ब्यूटेन गैस एल्केन का उदाहरण है और एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, चेन चूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया आपसे चेन चूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य से। चेन चूस अनुसूचित जनजाति तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पूछा गया आपसे प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन में। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे। 2018 में 12वां शीतकालीन ओलंपिक प्योंगचांग में हुआ था तथा अगला 2022 में बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? पूछा गया आपसे समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1013.25 मिलीबार। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। वायुदाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पूछा गया आपसे भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 4। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, किस संघ के जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? पूछा गया आपसे
किस संघ के जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, संधिपाद। संधिपाद संघ के संयुक्त पैर होते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। उदाहरण के लिए केकड़ा, मच्छर, मक्खी अर्थात जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं और यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। भारत द्वारा परिवहन विकास हेतु निर्मित मैत्री सेतु का निर्माण किस देश के साथ मिलकर किया गया है? पूछा गया आपसे, भारत द्वारा परिवहन विकास हेतु निर्मित मैत्री सेतु का निर्माण किस देश के साथ मिलकर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। भारत द्वारा परिवहन विकास हेतु निर्मित मैत्री सेतु का निर्माण बांग्लादेश के साथ मिलकर किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और यह जो सेतु है यह फेनी नदी पर बनाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। कोविड-19 टीके को मित्र देशों तक पहुंचाने के अभियान को भारत सरकार ने क्या नाम दिया है? पूछा गया आपसे, कोविड-19 टीके को अपने मित्र देशों तक पहुंचाने के अभियान को भारत सरकार ने क्या नाम दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वैक्सीन मैत्री। मित्र देशों तक कोविड-19 वैक्सीन को पहुंचाने वाले अभियान को भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री नाम दिया है। हमारा भारत भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है और इसके अतिरिक्त कई देशों ने भारत से कोरोना वैक्सीन की मांग भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध कौन सा है? पूछा गया आपसे, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भीमगढ़ बांध। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध भीमगढ़ बांध है। बेनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश के सिवनी छपारा में वर्ष 1972 में भीमगढ़ बांध अर्थात संजय सरोवर बांध का निर्माण किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। तो इसका जो उपनाम है भीमगढ़ बांध का वह है संजय सरोवर बांध और यह सिवनी के छपारा में स्थित है, बेनगंगा नदी पर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बैतूल जिले से। वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है। वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई के वर्धन शिखर से होता है। यह बेनगंगा नदी में जाकर मिलती है और बेनगंगा नदी जो है वह गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। सिवनी की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पूछा गया आपसे, सिवनी की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बेनगंगा नदी को। बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित मुंडारा गांव परसबाड़ा पठार से 12 किलोमीटर दूर रजोला ताल से निकलती है। इसे सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। यह अंत में गोदावरी नदी में मिल जाती है। बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, रजत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे, रजत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।